तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? ब्रैग्स इक्वेशन। हिस्ट्री में पहली बार फादर ने एंड सन ने मिलके एक इक्वेशन दी जिसका नाम क्या है? ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, चलो BRAGGS ब्रैग्स इक्वेशन। बात यह है, अभी हम लोग एक काम करने वाले हैं। हम लोग क्रिस्टल लैटिस, पहले तो बताओ क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ एक लैटिस पॉइंट्स में बनाता हूं। देखो मान लो कि ये एक लैटिस पॉइंट है। बेसिकली लैटिस पॉइंट होता क्या है? एक्चुअली ये होता है न्यूक्लियस। हम जिस भी एटम को यहां पे शो कर रहे हैं उस एटम का न्यूक्लियस होता है। उस एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस। तो देखो एक लैटिस पॉइंट ये हो गया मान लो, और मैं कुछ लैटिस पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट पे, इक्वी डिस्टेंट का मतलब जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, वहां पे बनाने जा रहा हूं। 2 हो गया, ये हो गया 3, 4, 5, 6। ठीक है, और इन सभी लैटिस पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं? मान लो मिला देते हैं। ये लो, इन सभी लैटिस पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं? यहां पे मिला दे। चलो हमने इन सभी लैटिस पॉइंट्स को क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, यानी ये मान के चलो कि ये एक लेयर बन गई हमारे पास। ये सॉलिड की हमारे पास क्या बन गई? एक लेयर। एक काम करते हैं, एक इसके बिलो एक लेयर और बना के देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हमने एक लैटिस पॉइंट इसके बिल्कुल नीचे डेप्थ में ले लिया। ठीक है, तो हम एक लेयर और बना देते हैं। ठीक है, चलो उसके नीचे ये पॉइंट आ गया, ये लैटिस पॉइंट के नीचे ये। ओके ओके ओके, एक लेयर और बना दी जाए। ये कितना? ये 2 लेयर के बीच में या 2 लैटिस पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब एक लेयर और बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक लेयर हमने और बना दी, और ये रहे इनके लैटिस पॉइंट्स। चलिए, ये इनके लैटिस पॉइंट्स। ये बात क्लियर है? चलो अब बात ये है कि ये हमने किसकी लेयर बनाई है? सॉलिड्स की लेयर बनाई है। किसकी लेयर्स बनाई है? सॉलिड्स की। अब सॉलिड की लेयर में पेनिट्रेट कौन करेगा? सॉलिड की लेयर में पेनिट्रेट कौन करेगा? कौन करेगा? एक्सरेज। वो रेज पेनिट्रेट कर सकती है जिनकी एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। और एक्सरेज की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। देखो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे निकालता है। यानी एक्सरे क्या, जो हमारी बॉडी के अंदर का पिक्चर निकाल के देते हैं, हमारी हड्डियां वड्डियां दिखने लग जाती है उसके अंदर। देखा ना आप लोगों ने? फिर आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा, क्या? दैट एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। कौन सी इक्वेशन है ये? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ना। ठीक है, ये प्लैंक्स इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब देखो न्यू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? एच सी अपॉन में लैम्डा हो गया। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसका मतलब क्या है कि जिन वेव्स की, जिन रेडिएशंस का जो लैम्डा कम होगा, जिनका लैम्डा कम होता है, उनका एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। मींस मैं बोल सकता हूं ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि H और C तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी? वेवलेंथ की होगी। तो जिन वेव्स की, जिन रेडिएशन की वेवलेंथ कम होगी, जिनकी वेवलेंथ कम होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो एक्सरेज होती है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, बहुत ही कम होती है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होती है तभी तो वो क्या कर सकती है? पेनिट्रेट कर सकती है। तभी तो क्या कर सकती है? पेनिट्रेट। तो हमको वो रेडिएशन लेनी थी जिनमें पेनिट्रेशन पावर हो, और वो हमने क्या ले ली? एक्सरेज ले ली। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब होगा क्या? हमने क्या काम किया? हमने ये जो सॉलिड थी लेयर बनाई है यहां पे हम लोगों ने, उस पर हम लोग क्या करेंगे? एक्सरे इंसिडेंट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरे इंसिडेंट करेंगे। तो होगा क्या? देखो ध्यान से, ध्यान से। सबसे पहले
हमने ये एक्सरे इंसिडेंट करवाई, दिख रहा है आपको? ओके, तो क्या होगा कि ये जो एंगल बना, इस एंगल कितना है ये, मान लो थीटा है, इसे बोल देंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो एक्सरे है, ये जो एक्सरे है, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये लो, उतने ही एंगल से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है। क्लियर बात है? चलो, अब क्या हुआ, कुछ एक्सरेज है, वो क्या हुआ कि फर्स्ट लेयर से पेनिट्रेट होगी, सेकंड लेयर पर आई, और सेकंड लेयर पर आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। कैसे, देखो ध्यान से, कुछ एक्सरेज थी वो सेकंड लेयर पर आने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। ध्यान से देखिएगा, दिखा? ओके, तो यहां पर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, समझ आ गई कहानी आपको? और कुछ रेज ऐसी होंगी, एक्सरेज, जो इस थर्ड लेयर पे आने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो बात यह है कि इन दो लेयर्स के बीच में, मान लो ये लेयर है L1, ये लेयर है कौन सा, L2, ये लेयर है कौन सी, L3। तो दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो बात यह है कि ये जो सेकंड लेयर के ऊपर ये जो हमने एक्सरे इंसिडेंट करवाई और वो जो रिफ्लेक्ट हो गई, उसने कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। भाई फर्स्ट रे ने जो इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, और सेकंड रे जो इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, तो सेकंड रे ने फर्स्ट रे के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा पाथ कवर किया, एक्स्ट्रा पाथ लिया। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या, पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग यहां पर, पाथ डिफरेंस। तो अब पहली बात तो हमको ये पाथ डिफरेंस पता लगाना कि पाथ डिफरेंस है कितना, और ये पता लगाने के लिए काम करो कि यहां से हम इस सेकंड रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर कर लिया। चलो, अब देखो ध्यान से, ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इतना डिस्टेंस तो सेम है भाई, इतना डिस्टेंस तो, यानी इसका यहां से लेके यहां वाला, इसका यहां से लेके यहां, ये डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। सिमिलरली यहां से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि इतना डिस्टेंस, ये दोनों रेज का ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो जो सेकंड रे ने एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया, यहां से लेके ये और यहां से लेके ये तक। एक काम तो इसको नाम दे दो, कुछ नाम दे दो। जैसे मान लो मैं इसको नाम दे दूं A, ये हो गया मान लो B, ये पॉइंट हो गया C, और ये पॉइंट क्या हो गया, D हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, D। तो सेकंड रे ने फर्स्ट रे के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा पाथ कवर किया, यानी पाथ डिफरेंस कौन सा होगा बताओ, वो होगा BA। ये लो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, BA, और ये कौन सा है प्लस में AD। इतना ज्यादा पाथ ज्यादा कवर किया सेकंड रे में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, AB प्लस में AD। क्या हो गया, AB प्लस में AD। इतनी बात समझ आई कि नहीं बताओ, आई ना? अब देखो बात ये है कि ये एंगल कितना है, पहले ये बताओ, ये एंगल कितना है, थीटा, और आपको ये टोटल एंगल ये कितना दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, ये कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90। अगर ये 90 डिग्री है और उसमें से ये एंगल थीटा है, तो ये जो दूसरा एंगल बचा है, ये वाला, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस में थीटा हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस में थीटा। क्लियर है? अब देखो कि ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से, इस पॉइंट को C को मैं A से मिला दूं, मैंने C को A से मिला दिया, तो भैया C को जब A से मिलाया तो मेरे को ये बताओ ये एंगल कितना हुआ। देखो ये वाला, ये एंगल कितना हुआ जो मैंने रेड से लिखा है, ये एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। अब ये अगर 90 है, ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिख रहा ना आपको, ये एंगल कितना है, 90। इस 90 में से ये कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना बचा, ये आपके पास बचा कितना, थीटा।
ये आपके पास बचा कितना, थीटा। करनी समझ आ गई। और सिमिलरली ये भी एंगल आपके पास कितना हुआ, थीटा हुआ। ये भी एंगल आपके पास कितना हुआ, थीटा। तो अब देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। यहां पे कौन सी आ गई, BCA, या फिर इसको मैं लिख दूं ACB। तो क्या लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ACB। इस ACB में, इस ACB में ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पर हम लोग लगाते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये AC कितना है, AC तो D है ना, AC कितना है, D है। तो हमको निकालना क्या है, यहां पर AB निकालना है। क्या निकालना हमको यहां पर, AB। तो मुझे ये बताओ कि ये जो AC है वो क्या है, वो आपका है हाइपोटेन्यूज। क्या है, हाइपोटेन्यूज। और इस AB को मैं यहां पर क्या लूं, AB को मैं ले लूं परपेंडिकुलर। AB को क्या ले लूं मैं, परपेंडिकुलर। तो मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, AB, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना आप लोगों ने, क्लास 7 में था शायद या 8 में था ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है, सिंपल। अब ये हाइपोटेन्यूज AC वो कितना दिया हुआ आपको, D दिया है। तो आपके पास क्या आ गया, AB अपॉन में D इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। ये D यहां डिवाइड में, यहां पे ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू D साइन थीटा। आपके पास क्या आ गया, AB इज इक्वल टू D साइन थीटा। ये बात समझ आ गई। अब देखो जितना AB है उतना ही क्या है, AD है। तो सिमिलरली जो AD है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी D साइन थीटा आ जाएगा। वो भी क्या जाएगा, D साइन थीटा आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। हमको क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आया था हमारा, AB प्लस में AD। AB प्लस में AD आया था कि नहीं आया था। ओके, AB कितना है, D साइन थीटा। AD भी कितना है, D साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, D साइन थीटा प्लस में D साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो जो हमारा पाथ डिफरेंस था वो किसके इक्वल आ गया, 2D साइन थीटा। ये बात समझ आ गई। अब देखो ये कौन सी रे है, एक्सरे है, ठीक है। किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इस सॉलिड की लेयर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो देखो एक्सरे ऐसे तो बनाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और वैसे ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यही तो होगी ना। तो बात ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो AB प्लस में AD, ये जो डिस्टेंस है उसमें कितनी एक्सरेज आई, उसमें कितनी एक्सरेज आई। तो उसमें कितनी एक्सरेज आएगी, एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो कितना ले लिया हमने, लैम्डा, ठीक है। और वो लैम्डा कितना आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, यानी कितना आएगा, L लैम्डा। यानी इस AB प्लस में AD में टोटल कितने लैम्डा होंगे एक्सरेज के, कितने, इंटीग्रल मल्टीपल यानी N लैम्डा होंगे। कितने होंगे, N लैम्डा। ओके, किसमें, इस AB प्लस में AD में कितने लैम्डा होंगे, N लैम्डा होंगे, ठीक है। और यही क्या है, पाथ डिफरेंस है। ओके, और N लैम्डा किसके इक्वल आ गया यहां पर, AB प्लस AD। और AB प्लस AD किसके इक्वल है, 2D साइन थीटा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, N लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। क्या है ब्रैग्स इक्वेशन, L लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। अब देखो वेयर ये जो n है, ये जो n है इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीग्रल मल्टीपल बोला है ना, तो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। तो n का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस n को बोलते क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। n इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि भाई सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ए थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब वो जो सेकंड ऑर्डर बोला है या फर्स्ट ऑर्डर बोला है या जो थर्ड ऑर्डर बोला है, यानी वो किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है। फिर आपको देगा एंगल, देगा एंगल ऑफ इंसिडेंट देगा, यानी थीटा देगा। क्या देगा, थीटा। तो आपको थीटा दे दिया, आपको ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन दे दिया, फिर आपको हो सकता है लैम्डा भी दे दे, वेवलेंथ दे दे, एक्सरे दी है तो लैम्डा भी देगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, D, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट्स। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा। अब बात यह है
कि सर ये जो डी हम लोग यहां पर निकालते हैं इसका फायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है लैटिस पॉइंट, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एटम के न्यूक्लियस को। इसका मतलब मैं बोल दूं कि भैया ये अगर एक न्यूक्लियस है तो ये भी क्या हो गया, दूसरा न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तो आपने ये तो पढ़ा है ना आपने अच्छे से, देखो ध्यान से यहां बना दूं मैं, देखो कि मान लो ये एक एटम हो गया और ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, या फिर मैं बोल दूं कि एक एटम का अगर रेडियस निकालना हो, जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग कई टाइप के रेडियस की बात करते हैं, कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बात यह है कि अगर एक एटम का रेडियस निकालना हो तो देखिए कि दोनों एटम के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अगर कोवलेंट बॉन्ड हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, मान लो हमने ये डिस्टेंस ले लिया, हमने क्या ले लिया, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डी बोल देते हैं। और रेडियस निकालना हो तो वो क्या जाता है, रेडियस आर, ये भी आर, तो यहाँ पे आर किसके इक्वल आ जाता है, dy/2, वही तो होता है ना, यही तो पढ़ते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोज एटम्स जो कोवलेंटली बॉन्डेड है, अगर मैं कोवलेंट रेडियस की बात करूं तो, ठीक है। तो बात क्या आती है, डायरेक्ट हम लोग वहां पे लिख देते हैं r इज इक्वल टू dy/2। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार d कैसे निकाले, ये इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले, और वो दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस वो निकालते हैं हम लोग किससे, ब्रैग्स इक्वेशन से। तो ब्रैग्स इक्वेशन से हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, डी निकालते हैं। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसे, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। अगर दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे शानदार कौन सा तरीका है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, यानी ब्रैग्स इक्वेशन L लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो आपको पता लगा इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत शानदार एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। चलो तो ये इक्वेशन अच्छे से आप दिमाग में फिट कर लो, कौन सा, ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, L लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। एक बार इसको पॉज कर लीजिए, ठीक है, और पॉज करने के बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन इजीली हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अब देखो ब्रैग्स इक्वेशन पे बड़े ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, और देखो इनमें से एक क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, द सेकंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्लेक्शन ऑफ एक्स-रेज with lambda equal to 1 angstrom from a set of parallel planes, okay, in a metal occurs at an angle कितना, 60 degree. The distance between the scattering planes in the crystal is, तो भैया बिल्कुल ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, इसने बोला है फ्रॉम ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अब पैरेलल प्लेन्स का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया था अभी ब्रैग इक्वेशन में, ठीक है, हमने ये तीन पैरेलल लाइंस बनाई थी ना, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है, क्रिस्टल लैटिस को, और इनके बीच में यहां पर ये क्या है, ये लैटिस पॉइंट्स है, और लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओके। अब बात ही है इनके बीच का, इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। हमको निकालना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेन्स, इन प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं d, हमको वो निकालना है। और ब्रैग इक्वेशन होती क्या है, एज वी नो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये तो होता है, और हमको चाहिए क्या, d चाहिए, तो d को यहां छोड़ दो, बाकी सारी टर्म्स वहां ले जाओ, तो d किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, n लैम्डा अपॉन में 2 sin थीटा, सिंपल। अब देखो n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है। अब ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कितना दिया इन्होंने बोला था सेकंड ऑर्डर, यानी n का वैल्यू कितना दे दिया इन्होंने, 2 दे दिया, इनटू में लैम्डा, अब लैम्डा खुद इन्होंने कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रोम, और एक एंगस्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं, 10 टू रेज माइनस में 10 मीटर, तो मैं लिख दूं 2 इंटू 10 टू रेज माइनस में 10, किस में आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है, अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा, और इन्होंने यहां पर एट एन एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री, सिंपल है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2, तो आपके पास क्या बचा, 10 टू रेज माइनस 10 अपॉन √3/2, जो कि क्या हो जाएगा, ये √3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 बाय में
√3 इंटू में क्या है 10 टू रेज माइनस में 10, ये तो है। अब देखो आपका आंसर किस में है, एंगस्ट्रॉम में। आपका आंसर किस में है, एंगस्ट्रॉम में। तो एक काम करो, ये 10 टू रेज माइनस 10 की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये क्या किया था हमने, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया था, तो इसको यहां पर हटा के आप डायरेक्ट क्या लगा दो, एंगस्ट्रॉम ही लगा दो, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, आंसर भी एंगस्ट्रॉम में है। चलो, तो इसकी जरूरत है ही नहीं यहां पर, इसकी आपको 10 टू रेज माइनस 10 की जरूरत है ही नहीं। तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। समझ गए कहानी, इसकी आपको जरूरत है ही नहीं, 1। चलो, अब 2 बाय √3, 2 √3 कितना होता है 1.732 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा, देखो 2 बाय 2 होता तो आपका आंसर आता 1, लेकिन 2 बाय 2 नहीं है तो आपका आंसर 1 नहीं हो सकता, ये लो। ठीक है, 2 बाय 1 होता तो आपका आंसर आता 2, लेकिन ये तो 1 नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखो न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। और थर्ड क्या है 0.575, तो वैसे गलत हो गया। वैल्यू क्या आएगी 1 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, कितना है 1.15, तो आपका आंसर क्या आ गया, D इज इक्वल टू 1.15 एंगस्ट्रॉम। कितना सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था आपका ब्रैग्स इक्वेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन यहां पर आते हैं। लेकिन ब्रैग इक्वेशन का जो मैंने आपको एप्लीकेशन बोला है, क्या एप्लीकेशन इसका, टू फाइंड द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस निकालने में, क्यों, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको इंटर एटॉमिक, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और उसको वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और ये डी निकालने में हमारी हेल्प कौन करता है, ब्रैग इक्वेशन। कौन सा मेथड है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो आई होप आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।